Hello everyone, welcome to the channel. This is Satish Paswan and today's topic is Doctrine of Basic Structure of Indian Constitution. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसमें हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ये डेवलप कहाँ से हुआ, इसके की एलिमेंट्स क्या क्या हैं और साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इनिशियली जब हमारा देश आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुई और गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट पहला अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, जिसमें प्रॉपर्टीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आर्टिकल 31 में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कई लोग सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाते हैं कि नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी तो उनका फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट इसे छीन नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स में एक बेसिक सा क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल थे या नहीं, है ना, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता था या नहीं, है ना। द बेसिक क्वेश्चन विच वाज रेज्ड इन अ सीरीज ऑफ डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज वेदर द फंडामेंटल राइट्स वर अमेंडेबल और नॉट, है ना। सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स में यह क्वेश्चन उठाया गया कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता था। ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इट हैज बीन सेटल्ड नाउ दैट द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 368 सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब जाके ये बात सेटल हो चुकी है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो किया जा सकता है, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसमें कोई छेड़छाड़ करे बिना आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट इफ द पार्लियामेंट पासेस एनी लॉ दैट डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड टू द एक्सटेंट दैट इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है जिसका कोई भी प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिस्ट्रॉय करता है तो उस प्रोविजन को इनवैलिड माना जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट्स मेन गोल while developing this doctrine was to uphold its authority as the highest court and to maintain a balance of power among the three branches of the government, the legislature, executive and the judiciary। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मेन गोल था कि गवर्नमेंट के ब्रांचेस के बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन की जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इमर्ज कब और कैसे हुआ। ठीक है, तो बात स्टार्ट होती है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951 के केस से। ठीक है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को चैलेंज किया गया था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि उस टाइम पे एक फंडामेंटल राइट था, है ना, उसे कर्टल करता था। द बेसिक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट वाज दैट आर्टिकल 13 prohibits enactment of a law infringing or abrogating any fundamental rights। ठीक है, इसमें आर्गुमेंट किया गया कि जो आर्टिकल 13 है वो प्रोहिबिट करता है ऐसे किसी भी लॉ को इनेक्ट होने से जो कि किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता हो या एब्रोगेट करता हो। ठीक है, द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 वुड इंक्लूड एनी लॉ इवन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट हेल्ड दैट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 368 एंड द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 क्लोज टू इंक्लूड्स ओनली एन ऑर्डिनरी लॉ made in exercise of the legislative powers and does not include the constitutional amendment which is made in exercise of the constituent power under article 368. Constitutional amendment will be valid even if abridges or takes away any fundamental rights. Terms of article 368 are completely general and empower the parliament to amend the constitution without any exception. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर आर्टिकल 368 से मिलती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी। ठीक है, और जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 में वर्ड है लॉ, वो खाली ऑर्डिनरी लॉज को इंक्लूड करता है। ठीक है, जो लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स से। ठीक है, और अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करती है तो वो आर्टिकल 13 क्लोज 2 के एम्बिट में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पेटिशनर की आर्ग्यूमेंट को कंडेम करते हुए कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है और जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 में लॉ वर्ड है वो खाली नॉर्मल लॉज को, ऑर्डिनरी लॉज को इंक्लूड करता है। ठीक है, उसके एम्बिट में आर्टिकल 368 का यूज करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वो नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965। इस केस में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 को चैलेंज किया गया था, जिसमें आर्टिकल 31A में ई स्टेट की डेफिनेशन को एक्सपेंड करके रैयत वाइज सेटलमेंट से एक्वायर किए गए लैंड्स को इसके एम्बिट में लिया गया और साथ साथ इन रिफॉर्म्स को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 9th शेड्यूल में 44 नए लैंड रिफॉर्म लॉज को ऐड किया गया था। Supreme Court approved the majority judgment in Shankari Prasad's case and held that amendment of the constitution means amendment of all parts of the constitution। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर की बात को कंडेम करते हुए कहा कि यदि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 से अमेंडिंग पावर्स मिली हैं तो उन पावर्स को एंटरटेन करते हुए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इवन एनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
कोई पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। सेम जो शंकरी प्रसाद के केस में कहा था, द मेजोरिटी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट दैट फंडामेंटल राइट्स फॉर इटर्नल इनवॉलेट एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ आर्टिकल 368। जो पेटिशनर ने आर्ग्यूमेंट किया था कि फंडामेंटल राइट्स इटर्नल हैं, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 368 की रीच से बाहर है। बेंच ने इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूज करते हुए कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 का केस। द क्वेश्चन वेदर द फंडामेंटल राइट्स कुड बी एब्रिज्ड और टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 वाज अगेन रेज्ड इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967. Supreme Court prospectively overruled its earlier decisions in शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस। इस गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस के डिसीजन को ओवररूल करते हुए कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैड नो पावर फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू take away or abridge fundamental rights. The court observed that the amendment is a law within the meaning of Article 13 Clause 2 and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोलकनाथ केस की जजमेंट की डेट से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 में वर्ड लॉ है उसके एम्बिट में ऑर्डिनरी लॉज के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, द वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लोज 2 इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। The court further held that Article 368 only deals with procedure to amend the Constitution. Power to amend the Constitution is found in the residuary legislative powers contained in Article 248. Because such power is not expressly conferred by any article in any legislative entry. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि आर्टिकल 13 क्लोज 2 के एम्बिट में नॉर्मल लॉज तो आते हैं, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, और आगे कहा कि जो आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट को खाली प्रोसीजर बताता है अमेंडमेंट का। ठीक है, जो अमेंडमेंट की पावर्स हैं वो रेजिडुअरी पावर्स जो कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 248 से मिलती हैं। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स ऑक्यूपाई ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को लॉ मेकिंग अथॉरिटीज से सुपीरियर कर दिया, और जब आगे जाके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का डेवलपमेंट होता है तो फंडामेंटल राइट्स की इस पोजीशन को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रिजल्टिंग फ्रॉम द गोलकनाथ केस, द पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशनल 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इट ब्रॉट अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ केस के डिसीजन के बाद जो पार्लियामेंट को दिक्कतें आ रही होंगी है ना उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 24वां अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें पहला था इट एडेड अ क्लॉज 4 टू आर्टिकल 13 व्हिच प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब अभी जो पीछे हो रहा था ना कि आर्टिकल 13 कहता है कि पार्लियामेंट ये अमेंड कर सकता है, ये अमेंड नहीं कर सकता है ना, फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकता पार्लियामेंट। तो आयरन लेडी ने कहा चलो ठीक है अब मैं चलूंगी अपना मास्टर स्ट्रोक है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ा। आर्टिकल 13 किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर अप्लाई नहीं होता। अगला है इट अमेंडेड आर्टिकल 368 of the Constitution and provided that Parliament may in exercise of its constituent powers may amend, vary or repeal any parts of the Constitution। मतलब पार्लियामेंट को पूरी पावर दी जा रही है ना। अभी तक आर्टिकल 13 उन्हें रोक रहा था कि आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकते, उन्होंने उसे अमेंड कर दिया, और इस बात को और मजबूती देने के लिए उन्होंने आर्टिकल 368 को भी अमेंड करा और कहा कि पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट हटा सकती है, कोई पार्ट अमेंड कर सकती है। इट ऑल्सो मेड मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भेजती है प्रेसिडेंट के पास उनके एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट उसे होल्ड नहीं कर सकते, उसका पॉकेट बीटू नहीं कर सकते, उन्हें एसेंट देनी ही पड़ेगी। आगे द मार्जिनल नोट ऑफ आर्टिकल 368 वाज चेंज्ड फ्रॉम procedure for amendment of the constitution to powers of the parliament to amend the constitution and procedure thereof। मतलब पीछे ये बात भी हुई थी ना कि आर्टिकल 368 खाली प्रोसीजर देता है अमेंडमेंट के लिए है ना, पावर्स तो रेजिडुअरी पावर्स हैं है ना। तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि लगातार इसे भी क्लियर कर लिया जाए, और जो आर्टिकल 368 में डेफिनेशन है ना प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हटा के कर दिया कि पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ साथ उसके प्रोसीजर भी इसमें है। अभी गोलकनाथ केस में डिसअपॉइंटमेंट के बाद 24th अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स को खाली रिस्टोर नहीं किया बल्कि उनका स्कोप और बढ़ा दिया। इसके बाद आता है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये भी उसी साल किया गया। ठीक है, इसे इन्हें किया गया था टू कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी एंड गिव
प्रेसिडेंट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स, है ना, इन सर्टेन केसेस। इसके मेजर चेंजेस में पहला था अमेंडमेंट टू आर्टिकल 31 क्लोज 2 राइट टू प्रॉपर्टी। बिफोर दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 31 क्लोज 2 रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू पे compensation while acquiring private property. However, the amendment replaced compensation with amount, meaning the government was no longer required to pay market value but only an amount it deemed fit. मतलब 25th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 31 क्लोज 2 कहता था कि अगर गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी को किसी पब्लिक वर्क के लिए अगर एक्वायर करेगी तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल होगा जिसकी प्रॉपर्टी होगी उससे गवर्नमेंट एक कॉम्पनसेशन लेगी और वो कॉम्पनसेशन होगा एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। बट इस अमेंडमेंट ने क्या करा, इस अमेंडमेंट ने कॉम्पनसेशन वर्ड को अमाउंट वर्ड से रिप्लेस कर दिया, जिससे कि गवर्नमेंट अब बाउंड नहीं थी कि वो मार्केट वैल्यू ही पे करे, ठीक है। गवर्नमेंट अब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट दे के कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 31C, जो कहता है एनी लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 39 क्लोज B एंड आर्टिकल 39 क्लोज C कुड नॉट बी चैलेंज्ड फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14 or Article 19. This meant that DPSCs were given primacy over fundamental rights in matters of land reform and economic justice, ठीक है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी दी गई ओवर फंडामेंटल राइट्स लैंड रिफॉर्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मैटर्स में, ठीक है। और साथ साथ जुडिशियल रिव्यू से भी बचने की कोशिश की गई। ये अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करती है और यदि उस व्यक्ति को लगता है कि उसे एडिक्वेट अमाउंट नहीं मिला है तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकता। इस अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को और भी पावरफुल बना दिया, है ना। के बाद आता सबका फेवरेट केशवन भारती केस, जिसमें 24वें और 25वें अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता। द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस ओवररूल्ड गोलकनाथ केस एंड अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 25th एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के डिसीजन को ओवररूल कर दिया और 24th एंड 25th अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहेल्ड तो किया, बट विद सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस लगाए इन पे और इनके कुछ प्रोविजंस को शट डाउन भी किया। इसमें पहला द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन आर्टिकल 368 इटसेल्फ। द कोर्ट रिजेक्टेड द ऑब्जर्वेशन इन गोलकनाथ केस दैट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन द रेजिडुअरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो गोलकनाथ केस में कहा गया था ना कि आर्टिकल 368 खाली प्रोसीजर देता पार्लियामेंट को, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का। पावर्स तो पार्लियामेंट को रेजिडुअरी पावर्स मिली है ना आर्टिकल 248 के अंदर। इसे कोर्ट ने कंडेम करते हुए ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में कोई भी रेजिडुअरी पावर का यूज नहीं होता और पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर सारी की सारी आर्टिकल 368 से ही मिलती हैं, ठीक है। अगला द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। द constitution makers did not use the expression law in Article 13 as including constitutional law. This means that Article 368 confers the power to abridge the fundamental rights or any other parts of the Constitution. मतलब अभी तक जो चोचले चल रहे थे ना कि आर्टिकल 13 मना करता है पार्लियामेंट को कोई भी फंडामेंटल राइट अमेंड करने से, इस आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कंडेम किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने आर्टिकल 13 में जो वर्ड है लॉ उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इंक्लूड नहीं किया है, जिसका मतलब है कि आर्टिकल 368 में वो पावर्स दी गई हैं जिससे कि एफआर्स को अमेंड किया जा सके। The court recognized the power of parliament to amend any part of the constitution, but this amending power was subject to one significant limitation, that is basic structure. The power of amendment cannot be exercised in such a way so as to abridge, take away or destroy the basic structure of the constitution. A constitutional amendment which offends the basic structure of the constitution is ultra vires, है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि ठीक है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है, बट नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट द्वारा लाया जाता है तो वो वॉइड होगा। आगे इस केस के जजमेंट में कुछ फीचर्स दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर फॉल करते हैं। इनमें आप देख सकते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। आप कोई भी अमेंडमेंट लेके आओ बट वो अमेंडमेंट्स इन प्रिंसिपल्स को वॉयलेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वो अमेंडमेंट वॉइड माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर देगा। इसके बाद आता है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। द 39th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड टू प्रिवेंट द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हियरिंग अ केस चैलेंजिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन। द अमेंडमेंट वाज पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडिया। उस टाइम पर राज नारायण जी ने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था ऑन द ग्राउंड्स दैट उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया इलेक्शंस में, जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई भी किया था।
इस डिस्क्वालिफिकेशन वजह से अराइज हो रही प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 39th अमेंडमेंट किया था। ठीक, इसमें पहला है टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा आउट ऑफ जुडिशरी स्कोप। मतलब इसमें सबसे पहला चेंज यही था कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब से रिलेटेड अगर कोई केस, कोई इशू होता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे पहला चेंज तो ये हो गया। दूसरा है द अमेंडमेंट मेड दीज डिस्प्यूट्स सब्जेक्ट टू डिसीजन बाय एन अथॉरिटी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। मतलब पीएम, प्रेसिडेंट, इन सब के डिस्प्यूट्स को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके एक बॉडी को सौंप दी जाएगी जो कि पार्लियामेंट ही बनाएगा, है ना। मतलब तुम अपनी कमियां पकड़ने के लिए अपना ही एक पपेट बिठाओगे, है ना। गजब की फकीरी है, उस टाइम पे भी थी, आज भी है। नेक्स्ट है इट इंसर्टेड आर्टिकल 71 क्लोज टू 29 ए इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। के बाद आता है दिस अमेंडमेंट मेड एनी कोर्ट ऑर्डर डिक्लेयरिंग एन इलेक्शन वॉइड बिफोर द अमेंडमेंट्स कमेंसमेंट नल एंड वॉइड। मतलब इस अमेंडमेंट में एक प्रोविजन डाला गया जो कि कहता था कि अगर किसी कोर्ट ने इस जजमेंट डेट के पहले तक कोई इलेक्शन डिस्क्वालीफाई किया है ना, किसी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया है, तो वो ऑर्डर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई किया था, उस ऑर्डर को वॉइड कर दिया गया। ठीक है, इस अमेंडमेंट के बाद। खैर, बाद में इस अमेंडमेंट को 1975 में ही शट डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में। ठीक है, अगला आता 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट mini constitution of India to nullify the effects of Keshwan Bharti case clause 4 and 5 were inserted to article 368 by 42nd constitutional amendment 1976। केशवन भारती केस से आ रही दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए 42nd अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 जोड़े गए, जिसमें क्लॉज 4 कहता था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। मतलब एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू से बचने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, और क्लॉज 4 कहता था नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टेंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात है कि पार्लियामेंट चाहता कि वो जब चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके, है ना। वैसे तो 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, बट हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के पर्सपेक्टिव से ये दो चीजें देखनी है जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट्स लाई गई थी। क्लॉज 4 और 5 जोड़े गए थे। 4 क्या था कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करती है तो उसे कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, और क्लॉज 5 कहता था कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है। मतलब एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं कर रहे थे, जो कि आगे जाके मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 एंड 5 को स्ट्रक डाउन कर दिया। The Supreme Court struck down clause 4 and 5 of Article 368 on the grounds that it destroys basic structure of the Constitution। आगे चल के उसी साल वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 24th अप्रैल 1974 वुड बी ओपन टू चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड्स दैट इट डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है 24 अप्रैल 1974 के बाद, तो इजीली उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स दैट इट डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो डेट है ना 24 अप्रैल 1974, ये वही डेट है जिस दिन केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट आया था। ठीक है, बाद में IR कोयलो के केस में 2007 में यही बात रिपीट की गई कि केशवन भारती केस के जजमेंट डेट के बाद अगर 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ ऐड किया जाता है तो उसे कोर्ट में आसानी से चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स दैट इट डिस्ट्रॉयज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।